नमस्कार दोस्तों। जिस हिसाब से हमारा टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने महाजनपदों के बारे में अध्ययन किया था और आज उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। हम मौर्य वंश के बारे में शुरुआत करते हैं। मौर्य वंश का जो शासन था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 178 ईस्वी पूर्व तक रहा था। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि मौर्य वंश जो था उसका शासन कहाँ था, किसने इसकी स्थापना की और किस प्रकार से इनका राजनीतिक व प्रशासनिक तौर से इन्होंने भारत में बदलाव किए और शासन का संचालन किया, उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश का जो शासन था वो मगध नाम का एक जनपद था, महाजनपद। हमने मगध नाम के एक महाजनपद के बारे में पढ़ा था, वहां पर इनका शासन था। और जो मगध महाजनपद था वो उस समय बिहार व बंगाल में फैला हुआ था। जब मगध महाजनपद के दौरान और महाजनपदों के उस युग में एक बहुत बड़ी वैश्विक घटना घटित हुई और वो ये हुई कि सिकंदर महान नाम के एक आदमी ने भारत पर आक्रमण किया। इस सिकंदर नाम के आदमी ने 326 ईस्वी पूर्व में क्या किया गया कि इस सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इसके आक्रमण से बचने के लिए और उस समय तत्कालीन में एक महाजनपद था जिसका नाम था गांधार और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और इस तक्षशिला के अंदर एक विश्वविद्यालय था। तक्षशिला में विश्वविद्यालय था और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर एक विद्वान थे, एक शिक्षक थे जिसका नाम था चाणक्य। इस चाणक्य नाम के शिक्षक ने सोचा कि सिकंदर नाम का एक जो व्यक्ति है जो विश्व विजेता जिसे कहा जाता है, वो बड़ी लूटपाट मचाता हुआ और बड़ी तेज गति के साथ भारत पर वो आक्रमण करने जा रहा है। और उस समय में मगध है वो एक शक्तिशाली महाजनपद था। इस कारण से चाणक्य ने सोचा कि क्यों ना हम मगध से जाकर के ये कहें, मगध के राजा से जाकर के कहें कि इस सिकंदर के आक्रमण से देश की रक्षा करें। ऐसा सोच करके और चाणक्य मगध गए। मगध में उस समय नंद वंश का शासन था। मगध में उस समय नंद वंश का शासन था और नंद वंश का संस्थापक यदि हम बात करें तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। और उस समय तत्कालीन समय राजा था धनानंद। बहुत शानदार स्टोरी है कि चाणक्य नाम का ये व्यक्ति है, चाणक्य नाम का ये शिक्षक है और ये क्या किया कि भारत की रक्षा करने के लिए, सहायता मांगने के लिए और इस धनानंद नाम के जो मगध का शासक था उसके पास गया। उसके पास जाकर के और इसने मगध के राजा से सहायता मांगी कि सिकंदर से देश की रक्षा की जाए। लेकिन मगध का जो राजा था धनानंद, ये एक क्रूर, विलासी और एक मूर्ख बुद्धि का ही राजा कहा जा सकता है, जिसने क्या किया कि इस विद्वान व्यक्ति चाणक्य का सम्मान नहीं किया और ऐसा कहा कि अब जो शिक्षक है वो शासन के बारे में राजा को समझाएंगे, इतना बुरा समय मेरा नहीं आया। ऐसा कह करके और चाणक्य को अपमानित करके चाणक्य को
अपमानित करके अपमानित करके और चाणक्य की चोटी पकड़ करके, जिसे सिक्का कहा जाता है, चोटी पकड़ करके और अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया। चाणक्य की चोटी पकड़ करके और अपमानित करके धनानंद नाम के राजा ने, जो नंद वंश का अंतिम राजा भी कहा जाता है, इससे अंतिम राजा हुआ, उसे बाहर निकाल दिया। अब जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अपमान होता है तो वो अपमान का बदला लेने के लिए जरूर कहता है। तो अब चाणक्य जब वहां से निकले तो उन्होंने वहीं पर उस राजा धनानंद के दरबार में सौगंध खाई कि वो इस नंद वंश का समूल नाश जरूर करेगा। समूल नाश करने की शपथ है वो चाणक्य नाम के व्यक्ति ने नंद वंश के दरबार में, राजा धनानंद के दरबार में ली थी। अब क्या हुआ कि धनानंद के दरबार में चाणक्य शपथ लेकर के और अपने रास्ते जा रहा था। तो रास्ते में क्या देखा कि एक बालक, जो बहुत सारे छोटे छोटे बालकों को उन्होंने अपनी, किसी को दरबारी, किसी को सेनापति और किसी को नौकर बना रखा है, और एक खेल खेल रहा है, और वो खेल था राजकिलम नाम का खेल है। वो एक लड़का खेल रहा था। चाणक्य, जो एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान आदमी था, उसने क्या किया कि ध्यानपूर्वक उस बच्चे को देखा। उसने देखा कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये मेरे उस उद्देश्य को, जो आज मुझे अपमानित किया गया है, उसकी पूर्ति कर सकता है। ऐसा कह करके और वो उस लड़के के पीछे पीछे गए, और फिर उन्होंने उसकी माताजी से बात की, और वो लड़का जो था वो ही आगे जाकर के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। इस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान है वो चाणक्य ने की, और उस समय की जब ये लड़का राजकिलम नाम का खेल खेल रहा था। राजकिलम नाम का खेल खेलते हुए चाणक्य ने क्या किया कि इसे पकड़ चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना और अपना शिष्य बनाया, उसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया, उसे ज्ञान दिया, और फिर क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के जासूसी नीति के आधार पर नंद वंश के राजा धनानंद को हरा दिया। धनानंद अपना शासन छोड़ करके और भाग गया, और भागने के बाद वो कहां उसका अंतिम जीवन बीता, इसके बारे में इतिहास में पूर्णतः कोई तथ्य नहीं मिलता। तो इसी के साथ क्या हुआ कि 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। अब हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व 25 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा। ये बात ईसा से पहले की चल रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात चल रही है। चंद्रगुप्त मौर्य, अब पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बना? 322 ईस्वी पूर्व। कितने वर्ष की आयु में बना? 25 वर्ष की आयु में। कहां का राजा बना? मगध का राजा बना। अब प्रश्न ये आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो किस जाति का था? उसकी जाति के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ, विशाख दत्त रचना, और यूनानी ग्रंथों के अनुसार है जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक क्षत्रिय था और
क्षत्रियों में वो सूर्यवंशी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ब्राह्मण ग्रंथ, विशाख दत्त रचना और यूनानी ग्रंथों के अनुसार वो क्षत्रिय था और क्षत्रियों में उसे सूर्यवंशी माना गया है। अब क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके समय में एक और बड़ी घटना घटित हुई 305 ईस्वी पूर्व। हम बात कर रहे थे सिकंदर की। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में आक्रमण करने के बाद वो क्या हुआ कि वहां से लौट गया, क्योंकि यदि सिकंदर कहीं हारा तो वो भारत में ही हारा। वहां से लौटने के बाद सिकंदर के जो सेनापति थे, उनमें से एक सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस में क्या, सेल्यूकस जो था वो जो सिकंदर ने क्षेत्र जीता था, जो भारत का क्षेत्र जीता था, सेल्यूकस भारत का शासक था। अर्थात सिकंदर ने जो क्षेत्र जीता उनमें से जो भारत का क्षेत्र था उसका राजा है वो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस से बना। सेल्यूकस ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 305 ईस्वी पूर्व में क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। उस समय आप जानते हैं कि 322 से में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन चुका था और जब 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका डटकर मुकाबला किया और इस मुकाबले में सेल्यूकस को हरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य क्या हुई, एक संधि हुई और उस संधि में दोनों ने अपनी अपनी तरफ से कुछ दिया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी है वो सेल्यूकस को दिए। और सेल्यूकस ने एक नंबर पर अपनी एक पुत्री थी हेलना। पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त से किया, चंद्रगुप्त मौर्य से किया। दूसरी नंबर पर मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। 3 नंबर पर जो सेल्यूकस ने जो क्षेत्र जीते थे, काबुल, हेरात, कंधार और सिंध, ये क्षेत्र वापस लौटा दिए। जो क्षेत्र जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने छीने थे वो वापस लौटा दिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो हेलना के साथ जो विवाह हुआ था वो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है, यानी 2 देशों के शासकों के मध्य ये पहला विवाह हुआ था। अब बात करते हैं हम कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जीवन का अंतिम समय। अंतिम समय से पहले थोड़ी बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो दक्षिण भारत में भी था। तमिल ग्रंथ है अहना नूरू और मुरना नूरू, ये 2 ग्रंथ है। इनसे जानकारी ये मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका शासन है वो दक्षिण भारत में भी था। अब चंद्रगुप्त मौर्य की यदि हम शासन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है वो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से लेकर के कश्मीर, इधर विंध्याचल प्रदेश, काबुल, कंधार से लेकर के
और इधर बंगाल तक फैला हुआ था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में था। जीवन का अंतिम समय, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया, जैन धर्म ग्रहण कर लिया और उस समय उन्होंने अपना गुरु बनाया भद्रबाहु। भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया और जीवन के अंतिम वर्षों में वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक का एक मैसूर कहा जाता है, जिसे कहा जाता था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में वहां पर चले गए और वहां पर उन्होंने उपवास या संथारा कहते हैं, जिसे जैन धर्म में एक प्रथा है, संथारा प्रथा के तहत अपने प्राण त्याग दिए। 298 ईस्वी पूर्व में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और इनके प्राण त्यागने के साथ ही वो मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन समाप्त हो गया और उसके बाद में वो चंद्रगुप्त का पुत्र वो बिंदुसार शासक बना। यह है चंद्रगुप्त मौर्य। आज और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।